हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप एकदम बढ़िया होगे। पिछले लेक्चर में मैंने काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स कवर कराए थे। एक है आपका द कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, एंड उससे एक मिलता जुलता कंसेप्ट हमने कवर किया था, दैट इज स्ट्रेटेजिक लेवल्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा, आई बटन में आपको लिंक दे दिए मैंने। पहले वो लेक्चर जरूर देख लेना, क्योंकि अभी ये वाला लेक्चर जो है उसका आगे का पार्ट का कंटिन्यूएशन रहेगा। तो अगर मैं बात करता हूँ एसएम के चैप्टर नंबर 1 की, तो हम चैप्टर नंबर 1 पे थे, विच इज इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तो अभी तक अपन ने क्या क्या किया है? यहाँ पे अपन ने किया है कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। ओके, तो यहाँ पे इसको ऐड कर लेना, एक तो कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, राइट। एंड देन उसके बाद हमने किया है स्ट्रेटेजिक लेवल्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें आता है बेटा आपका कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल, फंक्शनल लेवल, इनके रिस्पेक्टिव स्पेसिफिक क्वेश्चन, जैसे कॉर्पोरेट लेवल में रोल ऑफ सीईओ या रोल ऑफ सीएलएम क्या होता है, बिजनेस लेवल एमसीक्यू के लिए पूछा जा सकता है। एंड फंक्शनल लेवल में कि हमने आइडियली फंक्शनल लेवल मैनेजर्स को डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व क्यों करना चाहिए, राइट। तो एक बार यहाँ पे एक कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन मैंने यहाँ पे कवर कराया है। आइए आगे के कंसेप्ट्स की तरफ बढ़ते। आज के लेक्चर का टारगेट मेरा रहेगा कि हम ये मीनिंग एंड नेचर ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट पूरा कर देंगे, कंसेप्ट ऑफ स्ट्रैटेजी अपन पूरा कर देंगे, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंस क्या है एंड लिमिटेशंस क्या है। आइडियली आई सेड यू इन लेक्चर नंबर 1 दैट वी माइट बी कवरिंग ईच एंड एवरी चैप्टर इन 2 to 2.5 आवर्स, बट मुझे ऐसे लगता है थोड़ा सा ड्यूरेशन बढ़ सकता है। मैंने लेक्चर नंबर 1 को थोड़ा एनालाइज किया विद द हेल्प ऑफ एआई टूल्स, एंड आई गॉट टू नो कि आई थिंक फ्रीक्वेंसी ऑफ रिपीटेशन ज्यादा है, तो वो थोड़ा हम मिनिमाइज करने का ट्राई करेंगे। लेकिन कंसेप्ट आपका किधर भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, ये मेरा गारंटी। ओके, चलिएगा गाइस, आगे बढ़ते हैं। क्या मैंने कवर किया था क्या? नो नो, डेफिनेटली नॉट। मैंने प्रोएक्टिव रिएक्टिव भी कवर नहीं किया था, जितना मैंने समझा है। 1 मिनट अपन एक काम करते, वो लेक्चर को देख लेते। वहाँ पे लेक्चर में मैंने टाइम स्टैम्प्स दिया था यूट्यूब में, तो देखते कि मैंने एग्जैक्टली क्या नहीं कवर किया है, क्योंकि यहाँ पे हाईलाइटेड पार्ट दिख रहा है, इसलिए मैं एक बार इंश्योर करना चाहता हूँ। एंड एज यूजुअल मेरा वाईफाई बहुत स्लो चल रहा है यार, क्या लोचा है ये। वाईफाई इतना स्लो क्यों चल रहा है? एक सेकेंड देना गाइस, लोड ही नहीं हो रहा है ये। कुछ रिपीटेशन नहीं होना चाहिए खाली यार, तो टाइम वेस्ट होगा हम दोनों का भी, आपका भी होगा एंड मेरा भी होगा। कैसे भूलूंगा, तू याद मुझे फिर आएगा, तेरे जाने से जीना मुश्किल हो जाएगा, जागती रहती हूँ मैं, जोर तो चलता नहीं ओ, बिन तेरे बिन कहीं लगता नहीं, वक्त गुजरता नहीं, क्या यही प्यार है? जैसे फूलों के मौसम में ये दिल खिलते हैं। ओके, मेरा इंटरनेट काफी ज्यादा स्लो है। एक सेकेंड, मुझे वन नोट के एनोटेशन से भी पता चल जाएगा। मुझे मोस्टली लग रहा है कि मैंने नहीं कवर करा है, पर एक बार फिर भी एक ही 2 मिनट देना, मैं देख लेता हूँ कि मैंने क्या क्या कवर कराया था आपका। एंड ये मेरे पास से, हम टीचिंग नोट्स में थे, यहाँ पे थे यार। न्यू सेक्शन टाइटल, हाँ यहाँ पे थे हम। जी हाँ, ओके, जितना मैंने समझ लिया है, हमने बेसिकली नहीं कवर करा है। तो आइडियली अभी हमारा चैप्टर नंबर 1 का जो फोकस रहेगा, अभी हम आज के लेक्चर में करेंगे कंसेप्ट ऑफ स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के इम्पोर्टेंस क्या है, लिमिटेशंस क्या है, ये हम आइडियली कवर करने का ट्राई करेंगे।
मीनिंग एंड नेचर ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट को कवर करने का ट्राई करेंगे। फिर आपका क्या-क्या रहता है, आपका रहता है एक स्ट्रैटेजिक इंटेंट जिसमें आपके विजन, मिशन, गोल्स, ऑब्जेक्टिव एंड वैल्यूज आते हैं। ये हम लेक्चर नंबर 3 में करेंगे और 1-2 मिसलेनियस चीजें जो है वो लेक्चर नंबर 3 में मैं पुश कर दूंगा। अगर मैं इस चैप्टर की बात करता हूँ तो अगर आप मेरे नोट्स को रेफर कर रहे हो तो आपको एक एंड में एक समरी दिख रहा रहेगा यहाँ पे, यानी कि पूरे चैप्टर का एक मैंने समरी दिया है एट अ ग्लैंस। तो यहाँ पे ना मैंने कोई आईसीआई जैसी समरी नहीं दिया है, उससे काफी ज्यादा डिटेल्ड मैनर में दिया है। जैसे वो कंसेप्ट आपको कौन सा पूछता है, एग्जाम क्वेश्चन टाइप कौन सा है, आइडियली मेरे हिसाब से कैटेगरी क्या है, तो अपना मीनिंग ऑफ टर्म मैनेजमेंट हो चुका है जो आपको एमसीक्यू में पूछेगा, कैटेगरी भी, एंड आपको वहाँ पे मेमोरी टेक्निक भी दे रखा है अगर मैंने आपको कुछ वो टाइम पे नैरेट किया रहेगा तो। देन अपने पास ऐसे टोटल 33 यूनिक लेवल से, मतलब 33 कंसेप्ट से, तो इसमें अपन मीनिंग ऑफ टर्म मैनेजमेंट कंप्लीट कर चुके एंड हम क्या-क्या कंप्लीट कर चुके हैं, हम कंप्लीट कर चुके हैं यहाँ पे स्ट्रैटेजिक लेवल इन एन ऑर्गेनाइजेशन, कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर हो चुका है, रोल ऑफ सीएलएम हो चुका है, बिजनेस लेवल मैनेजर हो चुका है, फंक्शनल लेवल मैनेजर हो चुका है, रोल ऑफ एफएलएम भी अपना हो चुका है, राइट। आइए बात करते अभी आगे के कंसेप्ट्स की तरफ बढ़ते दोस्तों। अगर मैं दोस्तों स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की बात करता हूँ, राइट, तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का मीनिंग क्या होता है? तो सबसे पहले आप ये समझे कि लॉ नहीं होता है, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इज नॉट लॉ कि जिसमें मैं कोई भी सेक्शन का आपको मीनिंग बता दूं, पर ये एक प्रोसेस है जो आप आपके ऑर्गेनाइजेशन में यूज करते हो। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं तो लॉ बोलता है एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 कंपनी मींस एनी कंपनी वेदर इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। वहां पे हमने एक स्ट्रेट फॉरवर्ड डेफिनेशन दे दिया है जहाँ पे आपको आपका दिमाग नहीं लगाना है, आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड एज इट इज फॉलो करना है। पर बेटा जहाँ पे भी ये वर्ड मैनेजमेंट आता है ना, मैनेजमेंट मतलब आपके ऊपर वो एक फ्लेक्सिबिलिटी कि आप उस गिवन प्रिंसिपल को आपके कंटेक्स्ट में कैसे अप्लाई करेंगे। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये बोलता है कि द टर्म स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस is the set of activities that a firm manager undertake to put their firm in the best possible action to compete successfully in the marketplace। यानी कि जब मैं रिलायंस की बात करता हूं, राइट, तो मुकेश अंबानी जी जो भी स्ट्रेटेजीज लगाते अपने रिलायंस को नंबर 1 बनाने के लिए, वो सारे लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज यही आपका स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है। तो ये ऐसा कोई लॉ नहीं कि आपको एक्सपांशन स्ट्रेटेजी तो एक्सपांशन ही करना पड़ेगा, मेरी मर्जी। मेरे पास अगर पोको के आ रहे, पोको मतलब क्या, पावर, कंपेटेंस, नॉलेज, रिसोर्सेस है, तो मैं एक्सपांड करूंगा। डिपेंड करता है काफी ज्यादा फैक्टर्स पे। तो कहा जाता है बेटा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज मेड अप ऑफ सेवरल डिस्टिंक्ट एक्टिविटीज। डिस्टिंक्ट मतलब सारे एक्टिविटीज अलग अलग है। आइडियली उन्होंने एक पूरा एसएम का प्रोसेस बताया एंड दिस इज योर चैप्टर एंड होल सिलेबस। देखो आज मैं अगर डे 1 पे हूँ, राइट, मैं मुकेश अंबानी हूँ एंड मैं हूँ इन द ईयर 1950 फॉर एग्जाम्पल, एंड मैं सोच रहा हूँ कि मुझे इंडिया की टॉप कंपनी बनानी, ये मेरा विजन है जो मैंने आइडियली 2050 तक शायद से मैं अचीव कर लूंगा। अब यहाँ पे इन लाइन विद द विजन ऑफ द कंपनी में जो भी चीजें करता हूँ ना, वो होती है मेरी मिशन। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मुझे इंडिया की टॉप लीडिंग कंपनी बनना है इन एवरी सेक्टर, तो मैं आज उसके चलते हर एक चीज को अक्वायर करूंगा। 2016 में मैं टॉक टाइम में आया, 2018 में मैं कैंपा में आया, बेवरेज इंडस्ट्री में आया, 2021 में मैंने हेमलेस को एक्वायर किया। यानी कि जो भी चीजें एक इकोसिस्टम डेवलप करने का मैं ट्राई कर रहा हूँ ना, अकॉर्डिंगली मैं वो तरीके से चीजों को एक्चुअल में एग्जीक्यूशन में ला रहा हूँ। तो जो आप इन लाइन विद द विजन करते हो, दैट इज योर मिशन। मिशन आप डिफाइन करते हो इन गोल्स। तो जैसे आपके होते एक लॉन्ग टर्म गोल्स, राइट, एंड एक होते आपके शॉर्ट टर्म गोल्स, एक और होता है मिड टर्म गोल्स। पर जनरली देर आर टू टाइप ऑफ गोल्स, एक होता है आपका लॉन्ग टर्म गोल्स, एक होता है आपका शॉर्ट टर्म गोल्स। तो मान लो अगर मुझे फॉर एग्जांपल 50 सालों में बहुत ही बड़ी कंपनी बनना है, तो मैं 50 ईयर का बाइफरकेशन 3 हिस्सों में करता हूं। एक तो मेरे 50 साल का आउटपुट क्या रहने वाला है, पर उसको मैं टाइम बाउंडेडली अचीव कैसे करूंगा। तो जब आप ये बड़े विजन को अचीवेबल मेजरेबल सेगमेंट में आप बाइफरकेट करते हो, यानी कि इट मींस यू आर मेकिंग गोल्स, एंड व्हेन यू डिफाइन गोल्स मतलब जब आप उसको और टाइम स्पेसिफिक कर देते हो, तो ये आपके बन जाते हैं ऑब्जेक्टिव्स।
राइट? तो आप क्या कर रहे हो, स्टार्टिंग में एक विजन को फ्रेम कर रहे हो, उस अकॉर्डिंगली एग्जिस्टिंग में उस रास्ते पे जा रहे हो बेसिकली। मतलब सिंपल एग्जांपल में, अगर आप पुणे से मुंबई जा रहे हो, तो मैं पुणे से निकलूंगा एंड मैं मुंबई वाला एक्सप्रेस हाईवे पकड़ूंगा जो मेरे डेस्टिनेशन तक मुझे पहुंचाएगा। अब यहाँ पे मुझे कुछ चीजों का एनालिसिस करना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट मेरे को क्या बोलता है, क्योंकि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का मेरे बिजनेस के ऊपर पूरा इन्फ्लुएंस है। वो मुझे इम्पैक्ट कर सकता है पर मैं उसको कंट्रोल नहीं कर सकता। मैं मुकेश अंबानी हूँ, मुझे इंडिया में नंबर वन कंपनी बनना है, मैं टॉक टाइम लीड कर लूँ, लेकिन इंडिया में रूल है भाई तुम्हारी मोनोपोली नहीं चलेगी, तो इसलिए कॉम्पिटिटर से अगर उनका बस चले रिलायंस का, तो वो एयरटेल को ऐसे अक्वायर कर ले, पर ड्यू टू सर्टन लॉस वहां पे वो कर नहीं पाएंगे। तो क्या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का मेरे बिजनेस डिसीजन पे कुछ इम्पैक्ट है? द आंसर इज यस। प्लस इसके साथ साथ मैं इंटरनल एनवायरनमेंट को भी स्कैन करता हूँ। अगर इंटरनल एनवायरनमेंट की बात करता हूँ तो मेरे ऑर्गेनाइजेशन के विद इन जो जो भी आज मेरे पास रिसोर्सेस है, क्या वो उतने कैपेबल है क्या? चलो कल मान लो मोदी जी ने स्कीम ला ली कि तुम मोनोपोली कर सकते हो टॉक टाइम में, क्या मैं आइडियली इतना कंपेटेंट हूँ? क्या मेरे पास 5,000 करोड़ का फंडिंग है सो दैट मैं पूरा नेटवर्क कवर कर सकूं? तो मुझे दोनों चीजें व्हाट वी से स्कैन करना पड़ता है। तो एक्सटर्नल में होती है एक आपकी अपॉर्चुनिटी, एक होता है थ्रेट, एंड इंटरनल एनवायरनमेंट यानी कि आपकी खुद की स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है। तो बेसिकली एक आपका एक कंसेप्ट होता है एसएम में, पहले था, ये पहले सिलेबस में था, अभी हटा दिया है, पता नहीं इन्होंने क्यों हटाया है। एक होता है आपका टॉस मैट्रिक्स। टॉस मतलब क्या, कि अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है एनवायरनमेंट में, तो आपके वीकनेसेस को करेक्ट करो, अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करो। मतलब फॉर एग्जांपल इंडिया ने लॉ लाया कि अब मोनोपोली हम टॉक टाइम में अलाउ करेंगे, पर आज के डेट पे मुकेश अंबानी फाइनेंशियली मान लो उतने कंपेटेंट नहीं है, फिक्शन एग्जांपल है, तो पहले मैं फाइनेंशियल अरेंजमेंट्स करूंगा सो दैट मैं वो अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल कर पाऊं। सिमिलरली अगर मान लो मेरे एनवायरनमेंट में थ्रेट है, तो मैंने स्ट्रेंथ के साथ उसको बैकअप करना चाहिए। यानी कि क्या, फॉर एग्जांपल थ्रेट क्या है, कि भाई वहां पे मोनोपोली अलाउड नहीं है, काफी ज्यादा कंपटीशन चलेगा, उल्टा मोदी जी एंटरटेन कर रहे कि और कंपनी टॉक टाइम में आए सो दैट काफी व्हाट वी से ट्रेड बैरियर्स हट जाए। तो वहां पे बैरियर टू एंट्री बहुत कम है। पर मेरी स्ट्रेंथ क्या है, कि आज अगर 4 जन है ना टॉक टाइम में, तो मैं सबसे हाईएस्ट मार्केट शेयर में हूँ, तो वो मैंने आइडियली मेंटेन करना चाहिए। तो इसी के साथ अगर हम बात करते हैं एसएम एज अ होल प्रोसेस की, तो आप एक विजन फ्रेम करते हो जो आप लॉन्ग टर्म में अचीव करने वाले हो। आज के डेट पे आप कुछ डिसीजंस लेने वाले हो, तो आप वो डिसीजंस लेते वक्त दो चीजें करते हो। एक तो मैं मेरे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को स्कैन कर लूं सो दैट मुझे ये पता चले कि ऐसी कौन सी चीजें जिससे मेरे बिजनेस को फर्क पड़ता है। एंड क्या मेरे इंटरनल एनवायरनमेंट कैन कंसिस्ट ऑफ एनीथिंग। आपका ह्यूमन रिसोर्स आपका इंटरनल एनवायरनमेंट है, आपके पैसे आपके इंटरनल एनवायरनमेंट है, आपका ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर, आपके वैल्यूज, ये सब आपका इंटरनल एनवायरनमेंट है। तो एक्सटर्नल एंड इंटरनल एनवायरनमेंट को आपको बैलेंस करना पड़ता है। देन आइडियली आपने एक स्ट्रैटेजी को सिलेक्ट करना पड़ता है। तो देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रैटेजीज। एक तो आप स्टेबिलिटी कर सकते हो, या फिर आप एक्सपांड कर सकते हो, या फिर मान लो रिट्रेचमेंट इज ऑल्सो स्ट्रैटेजी, जिसमें आता है आपका एक तो लिक्विडिएशन, या एक आता है आपका डाइवेस्टमेंट। नाउ व्हाट इज दिस, कि फॉर एग्जांपल आज के डेट पे अगर मैं 4 सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, मैं इनकम टैक्स भी पढ़ाता हूँ, मैं जीएसटी भी पढ़ाता हूँ, मैं एफएम पढ़ाता हूँ, मैं एसएम पढ़ाता हूँ, लेकिन बच्चों को मेरी एनर्जी एसएम में बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, पर डीटी इतना अच्छा नहीं लगता है। तो मैं डिसीजन ले लेता हूँ कि मैं डीटी पढ़ाना छोड़ दूंगा, एंड वही जो टाइम मेरा डीटी में जा रहा था, अब मैं वो एसएम में डालूंगा। तो कहीं से बाहर निकलना, यानी कि एग्जिटिंग फ्रॉम समवेयर इज ऑल्सो स्ट्रैटेजी, जिसको आप स्ट्रैटेजी एग्जिट बोलते हो। तो आपका ओवरऑल एसएम यही है कि जिसमें अलग अलग सेवरल डिस्टिंक्ट एक्टिविटीज होती है, जिसमें आप सबसे पहले आपके विजन को क्राफ्ट करते हो, आपके मिशन को आइडेंटिफाई करते हो, मतलब इट मींस गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। आप ऑब्जेक्टिव्स को बना देते हो, आप स्ट्रैटेजिक एनालाइज करते हो, मतलब क्या, स्ट्रैटेजिक एनालिसिस मतलब आप आपके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को स्कैन करेंगे, इंटरनल एनवायरनमेंट को भी स्कैन करेंगे। आइडियली जो भी सिचुएशन में आपको स्ट्रैटेजी सूट हो रही आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए, आज के डेट पे 2026 में अडानी एक्सपांड कर रहा है,
मुकेश अंबानी भी एक्सपांड कर रहा है, लेकिन सेल इंडिया स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी पे, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि उनके ऑर्गेनाइजेशन का कंपेटेंस या कैपेबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट कितना है। एंड देन आपको स्ट्रेटेजी को करना पड़ता है इम्प्लीमेंट, राइट? क्योंकि बेटा सिर्फ सोच रहा आपने आपने सोचा कि मैं ऑल इंडिया रैंक ला लूंगा, बस ऐसे सोच रहे, पर एग्जीक्यूशन ही नहीं है तो क्या करेंगे? प्लानिंग एक तरफ, लेकिन एग्जीक्यूशन एक तरफ, यानी कि जितना आप प्लान करेंगे ना उससे डबल आपका एग्जीक्यूशन होना चाहिए। ऐसे कहा जाता है चैप्टर नंबर 2 में कि आपका प्लानिंग जो है ना वो 100% होना चाहिए एंड एग्जीक्यूशन 200% होना चाहिए। बिकॉज प्लान तो हर कोई कर लेता है मित्रों, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करना हर एक की कैपेबिलिटी नहीं होती है। इम्प्लीमेंट करना नेसेसरी नहीं है, वो तो है ही, लेकिन इम्प्लीमेंट करके आपको इवेल्युएट भी करना पड़ेगा ना। यानी कि आपने कुछ तो सोचा था कि अगर मैं एक्सपांड करूंगा तो मैं 500 करोड़ से 1000 करोड़ के टर्नओवर पे चला जाऊंगा, ये आपके एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स थे। पर जब आपने वो एक्सपांशन करके आधे साल के बाद रिव्यू किया तो आपको आपकी औकात पता चल गई, यानी कि आपको एक्चुअल में रिजल्ट्स दिख गए। तो आपने मेजर किया कुछ पैरामीटर्स पे, जिसको हम बोलते हो स्ट्रैटेजिक परफॉर्मेंस मेजर्स, एंड फिर आप उस मेजर के हिसाब से आप आपके परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करते हो कि क्या जैसे मैंने सोचा था, यानी कि जो मेरे एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स है, क्या मेरे एक्चुअल रिजल्ट्स उसके आसपास है या नहीं। अगर एक्चुअल रिजल्ट्स उसके आसपास नहीं है तो मैंने मेरे स्ट्रैटेजी को करेक्ट करना चाहिए, मैंने कंट्रोल करना चाहिए। इसलिए अगर आपको याद होगा तो मैंने मैनेजमेंट में कंसेप्ट आपको पढ़ाया था, इसलिए थोड़ा सा मुझे यही ड्रॉबैक लगता है आईसीआई का कि ये वाला जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये सिर्फ एमसीक्यू में पूछते हैं। तो बच्चा भी मेंटली ऐसे सोचता है, यार जो चीज मुझे एमसीक्यू में पूछता है वो मैं काय को इतना डीप डाउन द ड्राइव पढ़ूं। तो आइडियली दिस इज बेस बिल्डिंग ऑफ योर गोल्ड एसएम और एफएम। पर अभी ये पूछते ही एमसीक्यू के लिए तो बच्चा भी ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होता, वो फिक्स 2 से 3 लाइन पढ़ते। इसलिए वी एज अ फैकल्टी भी हम अपने समरी नोट्स में एसएम में मैनेजमेंट पे सिर्फ 2-3 लाइन छेपते कि भाई तुमने आइडियली ये पढ़ो, एमसीक्यू में पूछेगा। पर अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, अगर मैं मैनेजमेंट की बात कर रहा था तो यहाँ पे हमने एक पढ़ा था कि देखो द सर्वाइवल एंड सक्सेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड टू अ लार्जर एक्सटेंट ऑन द कंपेटेंस एंड कैरेक्टर, की आपका मैनेजमेंट कितना कैपेबल है और उनका कैरेक्टर कैसा है, उसके ऊपर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपकी ऑर्गेनाइजेशन की सर्वाइवल एंड सक्सेस डिपेंडेंट होती है। एंड हमने ये भी बोला था कि मैनेजमेंट को प्लान करना पड़ता है, ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, डायरेक्ट करना पड़ता है, स्टाफिंग करना पड़ता है एंड कंट्रोल करना पड़ता है। तो ये कंट्रोल क्या है? ये कंट्रोल इज नथिंग बट इवैल्यूएशन। वो कौन से कंट्रोल की बात कर रहा है पता है क्या? वो आपके स्ट्रेटेजी को कंट्रोल करने की बात कर रहा है। तो अगर हम एग्जाम ओरिएंटेड शिफ्ट हो जाए, तो अगर हमको पूछता है कि राइट अबाउट एसएम, तो हमने आइडियली लिखना चाहिए कि एसएम इज मेड अप ऑफ सेवरल डिस्टिंक्ट एक्टिविटीज, जिसमें आप विजन क्रिएट करते हो, आप मिशन क्रिएट करते हो, आप ऑब्जेक्टिव्स को सेट करते हो, आप आपके एक्सटर्नल एंड इंटरनल एनवायरनमेंट को एनालाइज करते हो, स्ट्रैटेजी को सिलेक्ट करते, एंड आप क्या करते, उस स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करते, उसको मेजर करते एंड उसको इवेल्युएट करते। बेसिकली ओनली दिस मच यू हैव टू राइट, पर वो आपको इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन कभी भी नहीं पूछेगा, राइट? वो रैदर क्लब करके पूछेगा। आइए नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज कंसेप्ट ऑफ स्ट्रैटेजी। ओके, आइए बात करते हैं इस कंसेप्ट की। तो पहला लाइन जो है वो बोल रहा है कि स्ट्रैटेजी सिक्स टू रिलेट द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू द मीन्स ऑफ अचीविंग देम। यानी कि जो मेरा विजन है ना, अब वो जो मेरा विजन है उसके अकॉर्डिंगली जो चीजें आज मैं कर रहा हूँ वो मेरी स्ट्रैटेजी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे सितंबर 26 में एसएम में एग्जाम्शन लाना है तो मेरी स्ट्रैटेजी उसके पीछे ये कि मैंने 4 रिवीजन करना चाहिए, मैंने कॉन्सेप्चुअल क्लियर होना चाहिए, मैंने 2 मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना चाहिए। ये आपकी स्ट्रैटेजी जो आप सेट करते हो। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी कि आप आपके गोल्स को जब फॉलो करते हो और उनको अचीव करने का ट्राई करते हो, तो आप ट्राई, तो ये होती है आपकी स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी क्या है? गेम प्लान है दैट द मैनेजमेंट ऑफ अ बिजनेस यूजेस टू टेक मार्केट पोजीशन, कंडक्ट्स इट्स ऑपरेशन, अट्रैक्ट एंड सेटिस्फाई कस्टमर, compete सक्सेसफुली एंड अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। यानी कि क्या, बेसिकली आपने एक स्ट्रैटेजी लगाई, मतलब आपने एक गेम को प्लान करा है। वो प्लान क्या है आपका कि आप जो भी इंडस्ट्री में ना
उसका मार्केट को कैसे कैप्चर करेंगे। जैसे अगर मैं इंडिया में बेवरेज इंडस्ट्री की बात करता हूँ, तो कोका कोला के पास काफी ज्यादा शेयर है। देन उसके बाद पेप्सी एग्रो के पास काफी ज्यादा शेयर है। रिलायंस अभी अभी आया है कैंपा को लेके। आई थिंक रिलायंस इज अराउंड समवेयर 30%। तो आप स्ट्रैटेजी क्या लगाए कि ये 30 का मैं 60% कैसे करूं। तो मैंने मार्केट पोजीशन को कैसे अक्वायर करना चाहिए, मैंने अपने ऑपरेशंस को कैसे कंडक्ट करना चाहिए, सो दैट मैं पहले मार्केट को कैप्चर करूं। अगर मैंने मार्केट को कैप्चर कर लिया तो इंडस्ट्री कैप्चर हो जाएगी। इंडस्ट्री कैप्चर हो गई तो आइडियली मैं अपने विजन तक काफी ज्यादा अच्छे से पहुंच सकता हूँ। मैं अपने कस्टमर को कैसे अट्रैक्ट करूं, अट्रैक्ट करना तो दूर नहीं, पर उनको सेटिस्फाई भी कैसे करूं। 2016 में मैंने जियो लाया, मैंने फ्री टॉक टाइम दिया, फ्री इंटरनेट दिया, अनलिमिटेड इंटरनेट दिया, लेकिन आज भी मेरा यूजर डेटाबेस काफी ज्यादा है। हालांकि मेरी प्राइस भी सबसे ज्यादा है। तो मैंने अट्रैक्ट किया और उनको सेटिस्फाई भी किया, क्योंकि अगर कस्टमर सेटिस्फाई ही नहीं होता तो वो तो स्विच कर लेता। तो मैंने अट्रैक्ट भी करना चाहिए प्लस कस्टमर्स को सेटिस्फाई करना चाहिए। मैंने वो गिवन मार्केट कंपटीशन में सक्सेसफुली कॉम्पीट करना चाहिए। अब कॉम्पीट में सक्सेसफुली तब कर पाऊंगा जब मेरे स्ट्रैटेजी में उतना व्हाट वी से कैपेबिलिटी हो, यानी कि टू अचीव माय गोल्स एंड अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। आप इसको कैसे याद रखेंगे? देखो, स्ट्रैटेजी इज अ गेम प्लान दैट मैनेजमेंट ऑफ अ बिजनेस यूज टू अंडरटेक मोको। क्या आप मोको लेते हो? मोको मतलब क्या? MOCCO, यानी कि M फॉर मार्केट पोजीशन, O फॉर ऑपरेशन, C फॉर कस्टमर्स, कस्टमर्स को अट्रैक्ट करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे, C फॉर कॉम्पीट सक्सेसफुली एंड O फॉर ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। मैं आपको एक इनसाइडर स्टोरी देता हूँ। मैंने जब एसएम को पढ़ाना स्टार्ट किया था तो आई वाजंट रिलाइंग ऑन मेमोरी टेक्निक्स, पर मुझे काफी स्टूडेंट्स का फीडबैक ये आया कि सर आप निमोनिक्स तो भी दिया करो, इट इज वेरी इजी फॉर अस टू रिकॉल इन द एग्जामिनेशन। तो मैं बोला कि ठीक है चलो कुछ करते। हालांकि ये निमोनिक्स मेरे खुद के नहीं है, ये मैंने एआई के हेल्प से बनाए। साइकोलॉजिकली निमोनिक्स में ऐसे हम वर्ड यूज करते जो आपको थोड़ा सा रिलेटेबल लगे। जैसे मोको, मोको साउंड्स लाइक पोको, पोको इज अ मोबाइल ब्रांड। तो अगर आपने पोको कभी सुना तो पैसिवली आपका दिमाग मोको रिकॉल कर लेगा। तो मोको मतलब क्या? कि एम फॉर मार्केट पोजीशन, ओ फॉर कंडक्ट इट्स ऑपरेशन, सी फॉर कॉम्पीट सक्सेसफुली, सी फॉर कस्टमर को अट्रैक्ट करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे एंड हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करेंगे। टू द एक्सटेंड द टर्म स्ट्रैटेजी इज एसोसिएटेड विथ यूनिफाइड डिजाइन एंड एक्शन। यानी कि स्ट्रैटेजी क्या है? एक यूनिफाइड डिजाइन है। अब ये यूनिफाइड वर्ड क्यों यूज किया है? मैं अगर एचयूएल हूं तो मेरी स्ट्रैटेजी अलग, मैं अडानी हूं मेरी स्ट्रैटेजी अलग, रिलायंस हूं स्ट्रैटेजी अलग। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन अपने अकॉर्डिंगली एक अलग इंटीग्रेटेड प्लान बनाता है, अपना अलग अलग एक्शन स्टेप्स बनाता है। मान लो फॉर एग्जांपल कल जाके मुझे टॉक टाइम इंडस्ट्री में आना है एंड मैं जियो की स्ट्रेटेजी को लेता हूँ कंट्रोल सी कंट्रोल वी, द रिजल्ट विल बी नॉट सेम, बिकॉज वो जो स्ट्रेटेजी थी ना वो उनको सूट कर गई, क्योंकि वो टाइम पे ऐसे सर्कमस्टांसेस थे। 2016 में कोई क्लियर कॉम्पिटिटर स्टैंड आउट नहीं करता था, जब मैंने मोनोपोली तोड़ी काफी लोगों की, जब मैंने इंडिया में 4G एंड 5G की प्लानिंग की, जब मैंने उतना इंडिया को कम्पिटेंट बनाया। पर अगर आज मैं जियो की स्ट्रेटेजी को कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर दूंगा तो मुकेश अंबानी मेरे को पेल देगा, क्योंकि उसके पास इतना फाइनेंशियली व्हाट वी से रिसोर्सेस से इतना वॉल्यूम है कि इसलिए कोई सोच भी नहीं सकता। तो आपकी जो स्ट्रेटेजी होती है ना, स्ट्रेटेजी वो आपके लिए एक यूनिफाइड डिजाइन है। यूनिफाइड मतलब हटके, that is not similar to any organization, an action for achieving major goals। यानी कि आप आपके विजन तक कैसे पहुंचो, एचयूएल का रास्ता उनके विजन तक पहुंचने का अलग हो सकता है, मुकेश अंबानी जी का उनका विजन तक पहुंचने का रास्ता पूरा अलग है। गेनिंग कमांड ओवर द सिचुएशन विथ लॉन्ग रेंज परस्पेक्टिव, यानी कि क्या, अभी जो भी एग्जिस्टिंग सिचुएशन है, मतलब अभी तो फिलहाल बहुत अच्छा चल रहा है, पर मान लो कल वो वर्ल्ड वॉर 3 हो गया तो तब आएगा पैनिक, तब आएगा रिसेशन, तब आपकी इकोनॉमी हिल जाएगी, तब काफी ज्यादा बिजनेसेस वापस डाउनवर्ड चले जाएंगे। तो उस टाइम पे जो एक्चुअल में सस्टेन कर पाएगा, सस्टेन आप तब करते हो जब आपके ऊपर लॉन्गर पिक्चर क्लियर है। इसलिए मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि अगर आपका सीए बनने का वाई क्लियर है ना, तो आपको प्रेजेंट में घंटा भी कितने अटेम्प्ट लग रहे हैं आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए।
यू मस्ट मूव ऑन कंसिस्टेंटली। पर इफ यू आर डाइसी की एक एग्जामिनेशन दूंगा फिर सोचूंगा आगे क्या करना है, तो दैट वोंट वर्क अराउंड फॉर यू। सिमिलरली इफ वी टॉक अबाउट बिजनेसेस, अगर आपका लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट क्लियर है तो आपको फिलहाल अगर 5-6 महीने का भी लॉकडाउन आ जाए, मुझे अफेक्ट जरूर होगा पर उसका इम्पैक्ट मेरे ऊपर ज्यादा नहीं रहेगा, बिकॉज आई एम ऑलरेडी वेरी स्ट्रांग। Securing a critically advantageous positions, its implication for corporate functioning are obvious. We may define the term strategy as long range blueprint, ये आपका कीवर्ड है लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट, ये वर्ड आपका आना ही आना चाहिए, ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशंस डिजायर्ड इमेज, डायरेक्शन एंड डेस्टिनेशन। मतलब क्या, स्ट्रैटेजी एक मेरा लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट है। अब ये लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट है ना, ये वर्ड आर्किटेक्चर से आया है। मतलब जब भी आप कोई किसी चीज का कंस्ट्रक्शन करते हो ना, आप ऐसे ही कुछ भी स्टार्ट नहीं करते हो। आप पहले व्हाट वी से आउटले बनाते हो कि ये बिल्डिंग मेरी ऐसे दिखेगी, ऐसी एग्जिट होगी, ऐसा एंट्री होगा, वॉशरूम ऐसे डिजाइंड होंगे, तो एक पूरा लेआउट आप पहले से ही प्रिपेयर करते हो, ये आर्किटेक्चर्स करते हैं। तो ये आर्किटेक्चर सिनोनिमस से एक वर्ड हमने यूज किया है, दैट इज लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट। देखो साइकोलॉजिकली ये समझो कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन 50 साल बाद कैसी दिखनी चाहिए, उसका क्लैरिटी मेरे दिमाग में आज क्लियर है। जैसे आज के 5 साल बाद मैं मेरे एकेडमी को कैसे देखता हूँ, उसका पर्सपेक्टिव मेरे दिमाग में काफी ज्यादा क्लियर है। तो स्ट्रैटेजी एक लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट है ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन डिजायर्ड इमेज, यानी कि जो मैं बनना चाहता हूँ, मैं कैसा दिखना चाहता हूँ, मैं कहाँ जाना चाहता हूँ, और मैं एग्जैक्ट जाना कहाँ चाहता हूँ। डिजायर्ड क्योंकि आज मैं वो अचीव नहीं किया हूँ, तो इसलिए वो मेरे लिए डिजायर्ड है। पर अगर मान लो मैं फॉर एग्जाम्पल ऑलरेडी टीचिंग कर रहा हूँ, तो ये मेरे लिए डिजायर नहीं रहेगा, ये मेरा प्रेजेंट है। मेरे लिए डिजायरेबिलिटी ये कि आई वांट टू बी द टॉपेस्ट फैकल्टी फॉर पुणे, ऑल ओवर इंडिया। तो दैट कैन बी अ पर्टिकुलर गोल फॉर यू। जैसे आपका होगा कि आपको मे बी बिग फोर का पार्टनर बनना होगा, केपीएमजी होते काफी बच्चे होते हैं, आई डोंट नो हाउ पर्सन कैन वर्क इन बिग फोर। मतलब आइडियली दैट्स नॉट माई कप ऑफ टी, अपना कप ऑफ टी अलग है। पर देर आर वेरी एम्बिशियस पीपल, मेरा डे टू डे इंटरेक्शन चलता है, तो वो बहुत क्लियर होते हैं। 19 साल के बच्चे होते हैं, वो बोलते हैं कि आई वांट टू बी पार्टनर इन केपीएमजी। तो 19 साल का बच्चा जब ये सोच रहा है कि मेरे को 35 के उम्र में केपीएमजी का पार्टनर बनना है, यानी कि उसको 17 साल बाद क्या करना है ये पता है, एंड वो 60 में रिटायरमेंट भी प्लान कर लेता है अपना। तो आपकी स्ट्रैटेजी ऐसी होनी चाहिए कि आपके दिमाग में आपके कंपनी के फ्यूचर का इमेज क्लियर है, आपकी डायरेक्शन क्लियर है, आपकी डेस्टिनेशन क्लियर है। बेसिकली आप 4 सवाल अपने आप से पूछते हो कि हमको बनना क्या है। सबसे पहले व्हाट इट वांट्स टू बी, मतलब हमको बनना क्या है, हमको करना क्या है, हम कैसे करेंगे और हम कहाँ जाना चाहते हैं। बेसिकली व्हाट इट वांट्स टू बी मतलब आपको बनना क्या है, व्हाट इट वांट्स टू डू आपको करना क्या है, हाउ इट वांट्स टू डू थिंग पर करेंगे कैसे, एंड वेयर इट वांट्स टू गो और जाएंगे कहाँ पे, राइट। तो ये आपके चारों क्वेश्चंस आने ही चाहिए, राइट। व्हाट इट वांट्स टू डू, व्हाट इट वांट्स टू बी, हाउ इट वांट्स टू डू थिंग, एंड वेयर इट वांट्स टू गो। आइए नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्ट्रैटेजी। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एरिया, यहाँ पे आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड एक कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा, एंड यू नो आप जरूर कंफ्यूज हो जाएगी, उनके फ्रेमिंग काफी बढ़िया रहती है ऐसे वाले क्वेश्चंस में। देखो, स्ट्रैटेजी इज नो सब्सटीट्यूट फॉर साउंड अलर्ट एंड रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट। हमने मैनेजमेंट पे ही पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी डाला है। हमने वो एक लाइन जो यूज किया ना कि द सर्वाइवल एंड सक्सेस डिपेंड अपॉन द कंपनीज मैनेजमेंट में, यानी कि स्ट्रैटेजी मुकेश अंबानी जी को नहीं हटा सकता, वो सब्सटीट्यूट नहीं कर सकता। आपके मैनेजमेंट के ऊपर ही अभी भी आपके कंपनी का पूरा व्हाट वी से आधार है, यानी कि पूरा आपके मैनेजमेंट के ऊपर आपकी कंपनी का एस्टेब्लिशमेंट है। पर स्ट्रैटेजी आएगा तो ये नहीं कि आपका मैनेजमेंट अभी कुछ काम का नहीं, उल्टा मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाती है, क्योंकि स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट करने का काम है मैनेजमेंट का, स्ट्रैटेजी को क्रिएट करने का काम मैनेजमेंट का है। It must be recognized that strategy can never be perfect, flawless and optimal। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं आज 2026 में 2050 का विजन रखता हूँ और मैं एक स्ट्रैटेजी बनाता हूँ,
पर मान लो अगर फॉर एग्जांपल मेरी स्ट्रेटेजी गलत भी जा सकती है। अब मान लो मैंने आगे आने वाले 5 सालों का प्रोजेक्शन लगा लिया, राइट? अगर मैं आज 2026 में हूँ, मैं 2027 का प्रोजेक्शन लगा रहा हूँ, 2028 का प्रोजेक्शन लगा रहा हूँ, 29 का प्रोजेक्शन लगा रहा हूँ, 30 का प्रोजेक्शन लगा रहा हूँ। आज मान लो मेरा रेवेन्यू है 100 करोड़, ठीक है? एंड ऐसा नहीं है कुछ भी एस्टिमेशन लगा रहा हूँ, इसके पीछे पूरा एक फोरकास्टिंग का टीम होता है, वो काफी एनालिसिस के बाद एक मैं आपको ऐसे समझ लो कि मैं आपको डायरेक्ट कंक्लूजन बता रहा हूँ। तो सब एनालिसिस वगैरह करके मैं ये सोचता हूँ कि 2027 में माय प्रोजेक्टेड रेवेन्यू शुड बी 125 सीआर, इन 2028 इट शुड बी 132 सीआर, इन 2029 में बी पॉसिबिलिटी कोई बूम होगा तो 180 सीआर, एंड 2030 तक आइडियली मैंने 250 करोड़ तक होना चाहिए, राइट? अब ये मैं आज के डेट पे प्लान कर रहा हूँ कि ये मेरे फ्यूचर रेवेन्यू जितना होना चाहिए। पर मुझे आप बताओ एक्चुअल में अगर मैं जब 2027 के एंड में देखूंगा तो 125 करोड़ से ज्यादा भी हो सकता है, 125 करोड़ से कम भी हो सकता है। मान लो 2028 में आ गया कोविड, कोविड बैक, कोविड फेज 2, यानी कि 9 साल बाद वापस आया कोविड 2.2, एंड पूरा साल लॉकडाउन रहा, तो क्या मैं बिजनेस कंडक्ट कर पाऊंगा? द आंसर इज नो। पर मैं तब जाके ऐसे रो नहीं सकता मैंने 2026 में तो 132 करोड़ का प्लान किया था। अबे झंडू बाम, पर तेरे को आज के करंट सिचुएशन को तो भी पकड़ना पड़ेगा ना। तब तूने ये थोड़ी सोचा था कि 2028 में कोविड बैक आ जाएगा। बैक इन 2026 यू आर नॉट व्हाट वी से रेडी फॉर दिस। पर जब आपकी सिचुएशन वैसी आ गई है तो आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। आप ये जो 132 करोड़ के आंकड़े पे पहुंचे हो, मे बी आपने ये सोचा रहेगा कि मैं नॉर्थ इंडिया को ज्यादा टारगेट करूं। अब पहला फेज आया कोविड का, नॉर्थ इंडिया में पूरा कोविड लग गया। अब मैंने टारगेट शिफ्ट किया टू साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में फेज 2 आया, फेज 2 जब आया तो साउथ इंडिया में भी लॉकडाउन लग गया। देन आई हैव टू अगेन स्विच टू माय स्ट्रेटेजी 3। तो मैंने स्ट्रैटेजी को फ्लेक्सिबल रखना चाहिए एंड प्रैग्मेटिक रखना चाहिए, ताकि जो भी सडन इमरजेंसीज आ जाए, जैसे कोविड 2.0, जो भी प्रेशर आ जाए एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, सो दैट मैं उसको व्हाट वी से अच्छे से हैंडल कर पाऊं। तो आइडियली मैंने ये नहीं होना चाहिए कि भाई स्ट्रैटेजी मतलब पत्थर की लकीर है, मेरे को 2028 में 132 करोड़ का रेवेन्यू चाहिए, बोला तो बोला, बात खल्लास, भाई ने बोला करने का तो करने का, ऐसा नहीं होता है। आपने आइडियली फ्लेक्सिबल रहना चाहिए। यू शुड बी वेरी लाइक वाटर, जिस भी कंटेनर में डाला आपने उसका शेप ले लिया। आइडियली ऑर्गेनाइजेशन इन रियल लाइफ ने डे टू डे बेसिस पे स्ट्रैटेजी को रिव्यू करते, उसको इवेल्युएट करते, उसको मॉडिफाई करते रहते, क्योंकि इंडिया में काफी अलग अलग लॉस एनफोर्स होते रहते। जैसे अगर आपको याद होगा बच्चों, अगर आपने लेटेस्ट न्यूज सुना होगा, तो दे आर प्लानिंग टू ब्रिंग व्हाट वी से टैक्सेशन ऑन यूपीआई, यानी कि जो आप पहले यूपीआई पेमेंट्स फ्री में करते थे, अब वो शायद से नहीं होने वाले, उसके रिगार्डिंग उनका कुछ एक बड़ा प्लानिंग चल रहा है। अब वो टैक्सेशन का एलिमेंट उन्होंने डायरेक्टली नहीं बोला, एक बिग साइज पिक्चर वो दिख जाता है जब वो 3-4 चीजें इंटीग्रेट करने का ट्राई कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट दे आर सेइंग कि यूपीआई पेमेंट्स विल बी नाउ अंडर सम कमीशन, पर कमीशन से आप इंटरलिंक कर सकते हो दो और मल्टीपल एस्पेक्ट्स से। सेकेंडरी, इनका मेटा को रिमूव करके एंड टू एंड एनक्रिप्शन को हटा देना, दैट गिव्स यू अ सिग्नेचर साइंस। तो ये जो है ना आपकी, अब मान लो ये जो न्यूज है, रिसेंट न्यूज है, आई थिंक 1-2 हफ्ते की न्यूज है, तो इससे भी काफी बिजनेसेस की स्ट्रैटेजी में इंपैक्ट आया रहेगा। रीजन बिंग, क्योंकि उनके पास एक पूरा सिस्टम डेटा होता है। सिस्टम डेटा मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं मुकेश अंबानी हूँ एंड मुझे ये समझ रहा है कि मेरे 100 करोड़ यूजर्स में से 40% यूजर्स आर फुल्ली ऑनलाइन, वो पूरा ऑनलाइन पे करते मुझे, तो अब इसका इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि अब ये 40% वाले बाहर हट जाएंगे। बाहर क्यों हट जाएंगे? क्योंकि अगर मर्केंट्स ने जिस दिन एंड कस्टमर से रिकवरी करना स्टार्ट कर दिया, तो दे विल ऑब्वियसली शिफ्ट टू सम अल्टरनेटिवली सब्स्टिट्यूट्स। तो आइडियली दे मस्ट बी प्लानिंग कि अगर ये ऐसे सच में इंप्लीमेंट हुआ तो हमने इसमें कैसे डील करना चाहिए। तो कहा जाता है कि आपकी स्ट्रैटेजी जो है ना,
वो कभी परफेक्ट नहीं हो सकती, कभी फ्लॉलेस। फ्लॉ मतलब क्या, उसमें ऐसा नहीं कि वो कभी गलतियां नहीं हो सकती, गलत हो सकते हो भाई। आज मैं 2026 में 2028 का सोच रहा हूँ, मैं 132 करोड़ का रेवेन्यू टारगेट कर रहा हूँ, पर 2032 में 2028 में आके पता चला ये तो कोविड आ गया। तो देन आई हैव टू, व्हाट वी से, आई हैव टू रिवाइज माय स्ट्रेटेजी। तो आज तो मैं गलत हो गया ना। तो आपकी स्ट्रेटेजी परफेक्ट, फ्लॉलेस एंड ऑप्टिमल कभी नहीं हो सकती। ऑप्टिमल मतलब क्या, कि एकदम बेस्ट है, मतलब इसके आगे कुछ है ही नहीं। जहाँ पे भी वर्ड ऑप्टिमम आया, कॉस्टिंग में अगर वर्ड आया ऑप्टिमम, मतलब क्या, आपके रिसोर्सेज को आपने बेस्ट मैनर में यूटिलाइज किया है। एफएम में अगर वर्ड यूज आया ऑप्टिमम, मतलब आपने एकदम सही तरीके से पैसे लाए, सो दैट आपका कॉस्ट भी कम है एंड रिटर्न्स भी ज्यादा है। एंड एसएम में ऑप्टिमम मतलब क्या, कि आइडियली रिक्वायरमेंट एक्सपांशन की थी एंड मैंने एक्सपांशन स्ट्रैटेजी लगाई। पर आपकी स्ट्रैटेजी कभी ऑप्टिमम रह ही नहीं सकती। ऑप्टिमम तब रहती जब आपके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का आपके ऊपर इम्पैक्ट नहीं रहता, आप जब वैक्यूम में ऑपरेट करते। पर वैक्यूम में ऑपरेट करना इज जस्ट वेरी फिक्शन कंसेप्ट, मतलब इट्स इक्विवेलेंट टू ऑलमोस्ट नो, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि कंटिन्यूअसली भाई इतना शिफ्ट एंड डाउनवर्ड से आपके इकोनॉमी में, जिसका आपके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। It is in the very nature of strategy that it is flexible and pragmatic to take care sudden emergencies, etc. इन अ साउंड स्ट्रैटेजी मतलब क्या, जिसमें आवाज होना ही नहीं। साउंड स्ट्रैटेजी मतलब जो आइडियली आपने रीजनेबल दिमाग से बनाई है। तो अगर आपका मैनेजमेंट एक रीजनेबल दिमाग से सोचता है, तो वो पॉसिबल मिसकैलकुलेशंस के लिए और अनएंटिसिपेशन इवेंट्स के लिए वो पहले से ही कुछ अलाउंसेस बना देगा। मतलब जब मैं आज 2026 में ये प्लान कर रहा हूँ कि भाई 2028 में मेरे को 132 करोड़ का रेवेन्यू चाहिए, तो मेरे एनालिस्ट ये भी बोलते, 132 करोड़ का तो सोचो, लेकिन ये भी सोचो कि वर्ल्ड वॉर 3 आज उसके सिम्टम्स दिख रहे, तो -20%। एक आपका इंटरमीडिएट में इन्होंने हटा दिया, आई एम फैकल्टी फॉर एफएम ऑल्सो, फाइनल लेवल पे मैं पहले पढ़ाता था। वहां पे एक सब्जेक्ट था आपका रिस्क एनालिसिस। रिस्क एनालिसिस जहाँ पे आप जब कैपिटल बजटिंग के कुछ प्रोजेक्शंस को एनपीवी पे लेके आते हो, उसमें आप अनसर्टेनिटी की रिस्क भी कंसिडर करते थे, जिसको आप बोलते हो रिस्क फैक्टर। तो रिस्क फैक्टर आप क्यों करते हो, सो दैट आप अनसर्टन इवेंट से बच जाए। तो अगर आपका मैनेजमेंट रीजनेबल सोचता है, तो वो मिसकैलकुलेशन और अनएंटिसिपेटेड इवेंट्स के लिए पहले से ही वो रेडी हो जाएगा। अगर आपको ऑडिट याद होगा, तो आप ऐसे 570, यानी कि गोइंग कंसर्न, मतलब आपका मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल जब होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने को, तो वो उस अजम्पशन से बनाता है कि हमारी एंटिटी तो चलती जाएगी जब तक ये जान। तो उसको ये एस्टिमेशंस बार बार करने पड़ते हैं। तो सिमिलरली स्ट्रैटेजीज में भी आपको मिसकैलकुलेशंस के लिए रेडी होना पड़ता है। आपको अनएंटिसिपेटेड इवेंट्स, यानी कि ऐसे इवेंट्स जिसने आपकी ओ माय गॉड बैंड बजा दी, तो उसके लिए भी आपको रेडी होना पड़ेगा। इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रैटेजीज आर फॉर्मुलेटेड एट 3 लेवल पे। एक तो कॉर्पोरेट लेवल पे, बिजनेस लेवल पे, फंक्शनल लेवल पे। मतलब कॉर्पोरेट लेवल में दीपेंद्र गोयलू एंड मैं एटर्नल लिमिटेड एज अ होल के लिए जब स्ट्रैटेजी बना रहा हूँ, तो वो कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी है। पर अगर मान लो मैं बिजनेस लेवल हूँ, यानी कि मैं सिर्फ जोमेटो हैंडल करता हूँ, तो मैं, मेरे लिए स्ट्रैटेजी क्या होगी, कि मेरे लिए जोमेटो का डेफिनेशन क्या है, मैं जोमेटो से क्या उम्मीद रखता हूँ। एंड जब एक्चुअल में इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है, सेल्स ऐसे करो, परचेस ऐसे करो, तो फंक्शनल मैनेजर भी एक स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करता है। ओके, माइक चेक, ओके, चल रहा है। चलिए इस कंसेप्ट का फटाफट हम रिवाइज करेंगे हमारे समरी नोट्स से। अगर आपको समरी नोट्स चाहिए तो मेरे को कमेंट में टाइप करना, सर प्लीज शेयर द नोट्स, राइट, देन ओनली मैं आपको ये नोट्स दे पाऊंगा। ओके, तो अगर हम मीनिंग ऑफ स्ट्रेटेजीज की बात करते, तो यहाँ पे क्या है बेटा, सेट ऑफ एक्टिविटीज विच इज अंडरटेकन बाय मैनेजमेंट टू पुट देयर फर्म इन द बेस्ट पोजीशन पॉसिबल। जिसमें अलग अलग डिस्टिंक्ट एक्टिविटीज होती है, जिसमें आप विजन बनाते हो, मिशन बनाते हो, गोल्स बनाते हो। आप आपके एक्सटर्नल एंड इंटरनल एनवायरनमेंट का स्कैन करते हो, उसको एनालाइज करते हो। आप कोई स्ट्रेटेजी को सिलेक्ट करते हो, उसको इम्प्लीमेंट करते हो, उसको इवेल्युएट करते हो, एंड उस पे आप करेक्टिव एक्शंस लेते हो। बस अगर उन्होंने पूछा राइट अबाउट एसएम एंड गिव इट्स इंपॉर्टेंट,
एंड गिव इट्स इम्पोर्टेंस। तो आपने बस इतने 3 से 4 लाइन लिखना चाहिए, उससे ज़्यादा उसको कुछ और देना नहीं है। कंसेप्ट ऑफ स्ट्रैटेजी क्या है? इट इज अ गेम प्लान टू टेक मार्केट पोजीशन, राइट? मोको, आपको मोको करना है बेसिकली, यानी कि गेम प्लान काय का है? मोको का है। एम फॉर क्या? कि मुझे मार्केट को अक्वायर करना है। ओ फॉर मेरे को ऑपरेशंस कंडक्ट करना है। सी फॉर मेरे को कस्टमर को अट्रैक्ट करना है, सेटिस्फाई करना है। सी फॉर मैंने सक्सेसफुली compete करना है। एंड ओ फॉर मैंने व्हाट वी से मेरे जो भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स है उसको अचीव करना है। और स्ट्रैटेजी क्या है बेटा? एक यूनिफाइड डिजाइन एंड एक्शन प्लान है फॉर अचीविंग मेजर गोल्स, गेन कमांड ओवर सिचुएशन विथ लॉन्ग रेंज परस्पेक्टिव एंड सेक्यूरिंग अ एडवांटेजियस पोजीशन। ये क्या है? स्ट्रैटेजी क्या है बेटा? लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट है ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिजायर्ड इमेज, यानी कि आपको फ्यूचर में कैसे देखते हो, आपको एग्जैक्टली exactly जाना क्या है एंड आपको बनना क्या है। आप इसमें 4 सवाल आपको खुद को पूछते हो कि मेरे को क्या बनना है, यानी कि व्हाट इट वांट्स टू बी। मेरे को क्या करना है, यानी कि व्हाट इट वांट्स टू डू। हम कैसे करेंगे, यानी कि हाउ इट वांट्स टू डू थिंग्स। एंड हमको बेटा जाना क्या है, दैट इज वेयर इट वांट्स टू गो, राइट? तो आइडियली सी, अगर मैं एक एग्जाम ओरिएंटेड बात करता हूँ, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, तो दे डू नॉट आस्क डायरेक्ट क्वेश्चन कि डिफाइन स्ट्रेटेजी और एलेबोरेट स्ट्रेटेजी। ऐसा टाइप ऑफ क्वेश्चन पी में दिखता था बैक इन 2018, उसके भी पहले आईपीसीसी में भी केस स्टडीज काफी आ गए। तो ये ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछना बहुत ज्यादा, इट्स वेरी लेस देन 5 to 6% का प्रोबेबिलिटी होता है। पर वो रैदर मर्ज करते, वो आपको क्या करते, केस स्टडी देते एंड वो आपको पूछेंगे कि इन द लाइट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एलैबोरेट एसएम एंड राइट इट्स लिमिटेशन। 4 मार्क का सवाल है, वो आपको लिमिटेशन पूछता है प्लस एसएम पूछता है। तो एसएम ये ना आपका वो स्टार्टर की तरह हो गया, जो हर एक डिश के साथ जाता है बेसिकली। पर स्टार्टर इज नॉट इक्वल टू योर मेन कोर्स, सो दिस इज नॉट, बिकॉज दिस डिस्टिंक्शन इज पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको एक कंसेप्ट पे कितना टाइम स्पेयर करना है लास्ट के 1.5 डेज में, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसलिए मैंने ऊपर मार्किंग करा के दिया है नोट्स में कि कौन से कंसेप्ट पे आपको वो एग्जाम ओरिएंटेड क्या क्या ध्यान में रखना है। जैसे अगर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, मेरा एक कमेंट है, यहाँ पे देखो, कंसेप्ट मीनिंग ऑफ स्ट्रेटेजी एंड एग्जाम ओरिएंटेड फोकस का जो टैब है, देखो यहाँ पे मैंने प्योरली डिफाइन किया है, नो स्पेसिफिक क्वेश्चन बट रैदर डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। जैसे अगर मैं बात करता हूँ कंसेप्ट ऑफ स्ट्रैटेजी की, तो यहाँ पे एग्जाम ओरिएंटेड फोकस आपका कि कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन मुझे पूछ सकता है, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन भी है, मेरे को किस में पूछेगा? पहली बात तो कि ये देखो यहाँ पे, ओके आई थिंक ये कॉपी पेस्ट हो गया है रिमार्क मेरा। यहाँ पे एग्जाम ओरिएंटेड फोकस हटा दो, ये ऐसे लिखो, यहाँ पे एग्जाम ओरिएंटेड फोकस इज नन, मतलब कुछ भी नहीं है। जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्ट्रेटेजी में ये आपको कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछ लेगा। कंसेप्चुअल क्वेश्चन कैसे पूछ लेगा? वो आपको एक केस स्टडी बनाएगा। केस स्टडी ऐसे बनाएगा कि मैं आज फॉर एग्जांपल मुकेश अंबानी हूँ एंड मैं आज के डेट पे कुछ प्रोजेक्शंस रख रहा हूँ आने वाले टाइम पे। वो आपको कुछ सिचुएशन क्रिएट करके देगा। बेसिकली वहां पे आपकी कंपनी ने कोई स्ट्रैटेजी सोची हुई रहेगी, वो कंपनी ने स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट किया रहेगा, इवेल्युएशन पे उनको ये पता चला रहेगा कि एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स वैसे नहीं है। तो एंड वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का उसमें कुछ सिनेरियो डाल देंगे कि फॉर एग्जांपल रिजल्ट्स कुड नॉट बी अचीव ड्यू टू चेंजेस इन टैक्स लॉस, सो देयर वाज अ ह्यूज इंपैक्ट ऑन सेल, ऐसे कुछ आपको फ्लिकरिंग लाइंस मिलेगी। तो जो बच्चा रट्टा मार के जाता है ना, वो पहले एक तो क्वेश्चन देख के कंफ्यूज हो जाएगा कि ये चैप्टर नंबर 5 का है, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन वर्ड भी आ गया। क्या ये चैप्टर नंबर 2 का है, क्योंकि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट भी आ गया। पर एक्चुअल में ये चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन। तो वो आपको एंड में ये पूछेगा कि क्या मैनेजमेंट का फंक्शनल मैनेजर्स पे ब्लेम करना इजी है या वो गलत है, राइट? क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन का काम किसका है? फंक्शनल लेवल मैनेजर का। तो गोल अचीव नहीं हुआ तो सीएलएम एफएलएम को बोलेगा। पर क्या सीएलएम इज अंडर द पोजीशन टू व्हाट वी से टू स्कोल्ड एफएलएम? वो एक बहुत क्रिटिकल आपको केस स्टडी व्हाट वी से बना के पूछ सकता है। ओके गाइस, चेक चेक चेक।
आइए नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं कि एसएम के ऑब्जेक्टिव क्या होता है। ओके, तो व्हाई वी आर स्टडिंग स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, तो ये आपका वाई कि हमको क्यों पढ़ना है, क्योंकि हमको सीए इंटरमीडिएट सितंबर एग्जामिनेशन को रॉक करना है। अरे पर हम यानी कि बिजनेस ने एसएम क्यों पढ़ना चाहिए, हमें ने स्ट्रैटेजी क्यों लगानी चाहिए, तो आपके स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव है टू फोल्ड। और ये टू फोल्ड है आपका कीवर्ड। टू फोल्ड मतलब ये आपका आया है ये बुक से, एक आपका लेफ्ट पेज होता है, एक आपका राइट पेज होता है। तो आप जब इसको फोल्ड करते हो तो आपकी एक पूरी बुक बन जाती है। एंड आप जब इसको ओपन करते हो तो आपके पास दो अलग अलग साइड से, तो एक साइड है कि एसएम आपको इस काबिल बनाता है कि आप कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को गेन करें। तो व्हाट इज कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा डीप लेके जाना चाहता हूँ। रीजन बिंग, देखो, एक एक होती है मेरी इंडस्ट्री, फॉर एग्जांपल ऑडियो इंडस्ट्री, राइट। अब ऑडियो इंडस्ट्री में इंडिया एक मार्केट है, ठीक है। तो सबसे पहले इंडस्ट्री मार्केट से बड़ा कंसेप्ट है, क्योंकि एक इंडस्ट्री में इंडिया भी एक मार्केट है, यूएसए भी एक मार्केट है, यूरोप भी एक मार्केट है। तो व्हेन मल्टीपल मार्केट्स कम टुगेदर तो वो इंडस्ट्री को फॉर्म करते। अब इंडिया में प्लेयर्स कौन कौन है, एक तो है बोट, एक है बोल्ट, BOULT, एक है सबसे अच्छा ब्रांड अभी नहीं बिकता है, स्कल कैंडी, एक है आपका वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम ब्रांड सेनाइजर्स, देन एक है आपका यूथ का फेवरेट ब्रांड दैट इज JBL। तो अगर मैं फॉर एग्जांपल बोट हूं, यानी कि मैं वो अमन गुप्ता, CA अमन गुप्ता, तो ऐसे मुझे इस काबिल बना देगा कि मैं कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्रिएट करूं। अब व्हाट इज कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, अगर कोई एक कस्टमर हेडफोन लेने जा रहा है इंडिया में, तो उसको ये अलग अलग 7-8 ब्रांड्स दिखते हैं। तो अगर मैंने ये 7-8 ब्रांड्स में से बोट को सिलेक्ट किया है, तो आइडियली मेरे पास एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। मतलब क्या कि मुझे कॉम्पिटिटर्स के अगेंस्ट आज मुझे चूज कर रहे। आज इंडिया में एसएम बहुत लोग पढ़ाते, मैं भी पढ़ाता हूँ, मेरे कॉम्पिटिटर्स भी पढ़ाते। देर आर टॉप 17 to 18 फैकल्टीज, पर फिर भी मेरे भी लेक्चर्स पे व्यूज आते हैं, मेरे भी लेक्चर पे अगर कमेंट्स आते हैं, तो आइडियली आपने मेरे में ऐसा कुछ देखा रहेगा, सो दैट आप मेरे कॉम्पिटिटर्स के पास नहीं जा रहे हो, मेरे पास आ रहे हो। तो आपको एसएम इस काबिल बनाता है कि आप कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को क्रिएट कर सकते हो। अब कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मतलब क्या कि आपने एक तो कुछ हटके किया है, मतलब मैं बोट हूं और मैंने मार्केट में कुछ हटके किया है, पर वो जो यूनिकनेस है ना, वो उसको कस्टमर वैल्यू कर रहा है। मैंने कुछ अनशंट ला दिया, लेकिन मैं ही उसको यूनिक बोल रहा हूँ, कस्टमर बोल रहे ये क्या चीज बनाई है तूने, ठीक है तो नॉर्मल तो है। जैसे फॉर एग्जांपल आप गूगल करना ये ब्रांड SIPPLINE, यूट्यूब पे डालना सिपलाइन, एंड इसका एपिसोड देखना। एंड इसमें वो एक एपिसोड में अनुपम मित्तल एक बात बोलता है उसको, बेसिकली यू आर अ सॉल्यूशन फाइंडिंग फॉर अ प्रॉब्लम, इट्स वेरी डीप इफ यू कैन अंडरस्टैंड। तो आपने एक प्रोडक्ट क्रिएट किया है विच इज यूनिक इन टर्म्स ऑफ योर आइज, पर मार्केट में उसको कोई वैल्यू नहीं कर रहा है, तो आप नहीं बताएंगे कि आपके पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का कोर ये है कि वो लोगों ने बोलना चाहिए कि हाँ भाई आपके पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। जैसे अगर मैं आज बोट को देखता हूँ, तो मैं एज अ कस्टमर ये बोलता हूँ कि हाँ भाई बेस बूस्टेड प्रोडक्ट इनके सच में काफी ज्यादा अच्छे हैं, ये ओवरऑल उनका रिस्पॉन्स है। तो ये आपका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज डिपेंड करता है कि आपके कस्टमर्स आपके बारे में क्या सोचते हैं, सो दैट द कंपनी कैन आउट परफॉर्म द कॉम्पिटिटर्स इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस एंड टू गाइड द कंपनी सक्सेसफुली थ्रू ऑल द चेंजेस इन द एनवायरमेंट दैट इज टू रिएक्ट इन द राइट मैनर। तो अगर मैं ऑब्जेक्टिव्स की बात करता हूँ, तो हमने इसको ऐसे बोला था ना कि दे आर टू फोल्ड। टू फोल्ड मतलब क्या, वो बुक का कंसेप्ट है कि जैसे बुक का एक होता है लेफ्ट वाला एंड एक होता है राइट वाला पोर्शन। जब आप बुक बंद कर देते हो तो आपको बस एक ही चीज दिखती है, तो वो कवर जो है ना, कवर पेज, वो आपका है एसएम। पर आप जब वो एसएम की किताब को खोलते हो तो लेफ्ट साइड में आपको दिखता है कि आप कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कैसे गेन कर रहे हो, एंड राइट साइड में आपको दिखता है कि आप एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से कैसे डील कर रहे हो, क्योंकि वो ऐसी चीजें जो आपके कंट्रोल के बाहर है, राइट।
that is to guide the company successfully through all the changes in the environment, that is to react in a right manner. कल कोविड आ गया, अब मैंने आइडियली राइट मैनर में कैसे रिएक्ट करना चाहिए, ऐसे मुझे इस काबिल बनाता है। तो ऑब्जेक्टिव्स का भी अब मेरा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अगर मैं चाहता हूँ तो हम इसको एसएम के समरी नोट से वापस एक बार देख लेंगे। कहाँ पे गया मेरा ऑब्जेक्टिव? ऑब्जेक्टिव मैनेजमेंट, मीनिंग ऑफ द मैनेजमेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रोएक्टिव, रिएक्टिव। हाँ, ऑब्जेक्टिव टू फोल्ड, एक तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को क्रिएट करना एंड राइट मैनर में रिएक्ट करना। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मतलब क्या कि कुछ तो मेरे अंदर यूनिक है, जो यूनिकनेस को कस्टमर वैल्यू करता है ना, सो दैट मैं मेरे कॉम्पिटिटर को आउट परफॉर्म कर पाऊँ। नेक्स्ट कंसेप्ट है अपने पास स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की डेफिनेशन। एक्चुअली ये ऊपर भी मैंने रिपीट किया था, अगर आपको याद होगा। यहाँ पे अगर मैं आता हूँ, मीनिंग ऑफ टर्म स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एंड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट डेफिनेशन इज वन एंड द सेम। यहाँ पे अलग हम वापस हमने प्रोसेस ही डिफाइन करिए। जैसे अगर मैं स्टारबक्स की बात करता हूँ, तो इनके लिए स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस क्या रहेगा कि सबसे पहले हमको एक विजन क्रिएट करना है। इनका विजन है कि पीपल को इंस्पायर करना है। अब इनका विजन स्टेटमेंट भी होगा मेरे पास। चलो प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते, अपने पास विजन है। तो स्टारबक्स का विजन ये है भाई कि टू इंस्पायर एंड नर्चर द ह्यूमन स्पिरिट, वन पर्सन वन कप एंड वन नेबरहुड एट अ टाइम। यानी कि मतलब क्या, अब देखो स्टारबक्स का एंड गोल क्या है, इनको क्या करना है, इनको लोगों को एक साथ लाना है। देखो, टू इंस्पायर एंड नर्चर द ह्यूमन स्पिरिट, कि एक इंसान, एक कॉफी का कप और एक नेबरहुड, मतलब बेसिकली वो ये बोल रहा है कि जहाँ पे आज इंसान अकेला हो रहा है ना, तो वो ऐसा आइसोलेशन में नहीं रहना चाहिए, वो सब एक साथ आने चाहिए। तो आप जब एक साथ आओगे तो आप कैसे आएंगे, आप कॉफी पे मिलेंगे। मतलब आप कॉफी पीने जाते हो तो बेटा आप अकेले नहीं जाते हो, आप किसी के साथ जाते हो। वो जो किसी के साथ जाते हो ना, यही तो स्टारबक्स आपसे करवा रहा है और आप कर भी रहे हो। बहुत स्मार्ट है ये लोग। देखो, टू इंस्पायर एंड नर्चर द ह्यूमन स्पिरिट, वन पर्सन वन कप एंड वन नेबरहुड एट अ टाइम। मतलब देखो अभी इसके तीन हिस्से हैं। एक तो इंस्पायर करना है इनको, नर्चर करना है। नर्चर मतलब क्या, इट्स अ प्लांटेशन कंसेप्ट एंड ह्यूमन स्पिरिट। तो देखो, इंस्पायर में वी क्रिएट मोमेंट्स दैट अपलिफ्ट एंड ब्रिंग जॉय टू आवर कस्टमर एंड पार्टनर। मतलब जो भी हमारी कॉफी पीने आता है, वो कुछ हमसे बहुत ऐसा अलग एक्सपीरियंस लेके जाता है। नर्चर मतलब क्या, हम अपने पार्टनर्स के लिए काफी केयर करते, जैसे टाटा हो गया, क्योंकि इंडिया में स्टारबक्स टाटा के साथ अलायंस करके आया है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। हम कस्टमर्स की भी काफी ज्यादा केयर करते, कम्युनिटीज की भी ज्यादा केयर करते और हमारे प्लैनेट अर्थ की भी ज्यादा केयर करते। इसलिए अगर आपने कभी स्टारबक्स की कॉफी पी रहेगी, तो उनकी जो पैकेजिंग है या वो जो भी आपको वो कप देते, वो स्पेशल रिसाइकल्ड मटेरियल से बनी रहती है, ऐसी नहीं बनी रहती, क्योंकि उनका विजन ही वही है। एंड ह्यूमन स्पिरिट मतलब क्या, वी बिलीव इन कनेक्शन, काइंडनेस एंड मेकिंग अ पॉजिटिव डिफरेंस एवरी डे। हम चाहते हैं कि बहुत सारे लोग हमारे स्टारबक्स में आए अपने चिंटियों के साथ और अपना दिन बना जाए। तो इसलिए उनका ये विजन है, इसलिए उन्होंने इतने ऑफलाइन आउटलेट्स बनाए रैदर देन गोइंग फुल्ली ऑनलाइन। अब स्टारबक्स ऑनलाइन कर सकते हो क्या? यस, द आंसर इज यस। क्योंकि वो अभी फिलहाल रिक्वायरमेंट है कि भाई अभी सब लोग ही ऑनलाइन आ गए, तो वो भी ऑनलाइन आ गए। पर इनिशियली स्टारबक्स कोई ऑनलाइन एस्टेब्लिशमेंट नहीं था, वो ऑफलाइन था। उसका कंसेप्ट बहुत स्टीरियोटाइप है। इफ यू गो टू द स्टारबक्स, देखो आप, you don't think from a subject point of view. If you think from this point of view, that if you go to a Starbucks and if you order a combo, for example अगर कोई इंसान है उसका बर्थडे, तो वो स्पेशल कॉम्बो ऑफर देते। वो इसलिए नहीं देते कि उनका मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है, उनका वो स्ट्रैटेजी पहले से बहुत क्लियर है कि भाई जहाँ पे ह्यूमन स्पिरिट का इन्वॉल्वमेंट है, हम वहाँ पे कोडेक देंगे। जैसे अगर आप ग्रुप में जाएंगे तो आपको हैवी रेंज ऑफ डिस्काउंट देंगे, 25% ऑफ। अगर आप बर्थडे इवेंट्स पे जाएंगे तो वो आपको कुछ अलग प्रिविलेजेस देंगे, क्योंकि उनका मकसद ये है कि इंसान जब आए तो वो 10 लोगों को लेके जाए। तो देखो, हाउ वी लिव इट एवरी डे, पुट पीपल फर्स्ट, पहले हम लोगों को आगे रखते,
हम हमारा बेस्ट देते कॉफी बनाने में लिए, हम करेज के साथ एक्ट करते, हम हमारे सर्कमस्टांसेस से प्रेजेंट रहते और हम आइडियली पार्टनरशिप करके चलते। इसलिए देखो, अगर आपको एक पूरा इकोसिस्टम में आपको स्टारबक्स का बता दूं, तो वो कोई ब्रांड्स के साथ compete करके नहीं आया। जैसे वो टाटा के साथ आया एज अ स्ट्रेटेजिक अलायंस पार्टनर। देन उसने अपना धीरे धीरे एस्टेब्लिशमेंट इंडिया में बनाया। अब मैं आपको ये भी बताता हूँ, इन्होंने पहले सीसीडी कैफे कॉफी डे के भी स्टेक्स में अप्रोच किया था। अगर आपको मर्जर याद होगा, इफ आई गो टू गूगल एंड इफ आई पुट, क्योंकि अभी सीसीडी ना के बराबर ही दिखता है, कैफे कॉफी डे विच वॉज वेरी फेमस बैक इन फ्यू ईयर्स। तो उसका रिसेंट जो मर्जर है, कैफे कॉफी डे मर्जर, मर्जर स्टारबक्स, अलायंस स्ट्रेटेजी होती है सारी। ये देखो, कॉफी डे ग्लोबल, कॉफी डे ग्लोबल के साथ सीसीडी जब मर्ज हुआ, तो इन्होंने क्या किया, स्टारबक्स ने, ये आ गए टाटा ग्रुप के साथ, टाटा स्टारबक्स। अभी एक और इनका कॉम्पिटिटर आया है, कायोस कॉफी करके, धीरे धीरे बढ़ रहा है, कायोस कॉफी। ये इंडियन ब्रांड है, कायोस। आई थिंक पुणे का ही ब्रांड है, जितना मैंने समझा इसको। अब ये धीरे धीरे ऑल ओवर इंडिया फैल रहा है। तो ये आपका स्टारबक्स का विजन। तो देखो, जैसे मैंने क्या किया, मैंने एक स्ट्रेटेजिक विजन को डेवलप किया, फिर मैंने ऑब्जेक्टिव्स को सेट किया कि जैसे मेरे को इंडिया में 25,000 ग्रीन स्टोर्स चाहिए, ग्रीन ऑफलाइन कैफे चाहिए। फिर मैंने उसके लिए एक स्ट्रैटेजी को क्राफ्ट किया। अगर मुझे इंडिया में घुसना है, तो मुझे डायरेक्टली एंट्री नहीं करते आएगी, मेरे को कोई वाका री ओन्ड बंदा चाहिए, जिसका बहुत नाम है, जिसकी इज्जत लोगों के दिल में बहुत ज्यादा है, वो है श्री रतन टाटा। तो श्री रतन टाटा को अप्रोच करते ये लोग, एंड अलायंस करके फिर इंडिया में आते। क्योंकि देखो, हमारे घर पे भी ये बात चलती थी, और आई नो, आई थिंक कि आपके भी घर में ये बात चलती होगी। उनको पूछ लेना कभी कि रतन टाटा जी का ब्रांड है स्टारबक्स, एक बार जरूर जाएंगे। पता नहीं, मतलब इंटीग्रिटी है। ताज होटल लोग इसलिए जाते हैं क्योंकि ये रतन टाटा जी का ब्रांड है, इसलिए नहीं जाते कि इट्स अ 5 स्टार होटल। वो इंटीग्रिटी एंड वैल्यूज की बात होती है। वो एक कंसेप्ट भी है ना कि वैल्यूज हैव इंटरनल एंड एक्सटर्नल इम्प्लीकेशन। ऐसे कहा जाता है कि आपके बिजनेस में वही कस्टमर आते हैं जो आपके वैल्यूज से, व्हाट वी से, इंटरैक्ट कर सकते हैं। मतलब अगर कोई इंटीग्रिटी या स्ट्रेट फॉरवर्डनेस बहुत ज्यादा जिसको मायने रखती है, आपके ऑर्गेनाइजेशन से वही लोग जुड़ते हैं। ये दिस इज बिजनेस साइकोलॉजी। देन इम्प्लीमेंटिंग द स्ट्रैटेजी, जैसे स्टारबक क्या करता है, अपने पार्टनर्स को ट्रेन करता है कि भाई आपने को एक्सपीरियंस कैसे बेटर करना है लोगों का, उस अकॉर्डिंगली वो ट्रेन करते हैं। स्ट्रैटेजी को इवेल्युएट करते, बेसिकली कस्टमर फीडबैक से या सेल्स से, एंड फिर करेक्टिव एडजस्टमेंट ले लेते। जैसे एक टाइम के पहले इन्होंने अभी रिसेंटली, रिसेंट न्यूज है, इन्होंने कुछ फ्लेवर लाया था, बहुत ज्यादा बकवास था। उन्होंने तुरंत वो फ्लेवर जो है चेंज किया। हालांकि वो फ्लेवर उनका यूएस मार्केट में बहुत ज्यादा सेल होता था, पर जैसे उनको फीडबैक से पता चला कि नहीं, दे आर इंडियंस एंड दे वांट समथिंग डिफरेंट, यहाँ पे आइस लैटे वगैरह ज्यादा नहीं चलता है, उन्होंने अलग ब्रांड्स, यानी कि उन्होंने अलग फिर नीश क्रिएट किए। तो आपने करेक्टिव एडजस्टमेंट फ्रेम कर लिए। तो ये आपका प्रोसेस साइक्लिक रूप में चलते ही रहता है, यानी कि इट गोज ऑन इन अ 360 डिग्री। ये ऐसे घूमते रहेंगे, ये देखो ऐसा घूमते रहेगा ये। कितना शूट किया है आज, अरे काफी बढ़ गया है। तो इम्पोर्टेंस बाकी रह गया मेरा, लिमिटेशंस भी बाकी रह गया, और मेरे पास क्या क्या है भाई। स्ट्रैटेजिक इंटेंट बहुत बड़ा कंसेप्ट है, इसके लिए मुझे पूरा लेक्चर लगेगा, 2 घंटे का। एंड और क्या बचता है, एक छोटा कंसेप्ट में कवर कराना चाहता हूँ। स्ट्रैटेजिक लेवल्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन, ये वाला पूरा हो चुका है अपना।
हाँ, ये एकदम छोटा-सा कंसेप्ट है, मॉड्यूल में था इसलिए मैंने इधर लिया है। एक होता है आपका टॉप डाउन अप्रोच और एक होता है आपका बॉटम डाउन अप्रोच। ये चीज़ क्या है? ये देखो, ये गूगल की ज़रूरत नहीं है मेरे को। ये देखो, ये क्या चीज़ है कि अपन ने यहाँ पे देखो वो एक कंसेप्ट पढ़ा था ना स्ट्रैटेजिक लेवल्स इन एन ऑर्गनाइज़ेशन का। तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक होता है दीपेंदर गोयल कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर। अरे यार! चार्जिंग को भी अभी जाना था, 1 सेकंड। उसके अंडर आते बिजनेस लेवल मैनेजर, उसके अंडर आते फंक्शनल लेवल मैनेजर। तो अब दीपेंदर गोयल बीएलएम से एंड बीएलएम एफएलएम से कैसे इंटरैक्ट करेगा, इसके लिए था एक टॉप डाउन अप्रोच एंड एक बॉटम अप अप्रोच। टॉप डाउन अप्रोच में देखो, टॉप डाउन अप्रोच में थोड़ा ज्यादा फॉर्मलाइज्ड सिस्टम होता है जहाँ पे डिसीजन सिर्फ सीएलएम बनाता है एंड इंस्ट्रक्शन बीएलएम एंड एफएलएम तक पास आउट होते हैं। पर बॉटम अप अप्रोच सारे टीम यानी कि एफएलएम, बीएलएम, सीएलएम तीनों को अपनी अपनी एक आवाज देता है, गिव्स अ लेवल ऑफ वॉइस इन डिसीजन मेकिंग। तो विद दिस आई वुड लाइक टू कंक्लूड दिस लेक्चर। पर ये चैप्टर अब तक हुआ नहीं है, थोड़ा और ज्यादा पेंडिंग है, अपन 2-3 लेक्चर में इसको निपटाने का ट्राई करेंगे।